गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह हाड़ा है और मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा आरंभ क्लासेस में वो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है। ये अपना जो सीक्वेंस होगा वो इसी तरह से रहेगा। जब भी हम कोई भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे वो इसी सीक्वेंस में चलेगा। अपन उसकी पहले फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसकी जितनी भी इटियोलॉजीज हैं उनको देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम उसके क्लिनिकल फीचर्स और जो भी इन्वेस्टिगेशंस पर्पज है और कुछ उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है जो अपने कोर्स में है, तो वो ट्रीटमेंट देखेंगे। क्लियर। आज जो अपन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीआईटी। जीआईटी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जीआईटी की फिजियोलॉजी से हम देखेंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है ऐसा रहेगा कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ है, मतलब हमने इसको पहले से ही पढ़ा हुआ है। या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लग सकता है कि ये हमने पढ़ा तो है बट इसमें से कुछ चीजें हमारी मिसिंग थी तो वो क्लियर हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये तो सर ने आज का लेक्चर ऐसे ही ले लिया, इतना तो हमें पहले से ही आता है। ठीक है। लेकिन जो आज का लेक्चर होने वाला है उसमें हम इन चीजों को देखेंगे जो अपने आगे काम आएंगी। बाकी के जो लेक्चर्स होंगे जीआईटी से रिलेटेड उन लेक्चर्स में काम आएंगी। आज मैं इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ये जीआईटी का। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मोटिलिटी, मोटिलिटी ऑफ जीआईटी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। उसके बाद हम इसके सीक्रेशंस ऑफ जीआईटी देखेंगे। ठीक है। अगेन फिर डाइजेशन, फिर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस कैसे कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजों को हम इसके बाद लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये अपना फिजियोलॉजी पार्ट में 5 to 6 लेक्चर लगेंगे इसके, है ना। मेरी क्लासेस टीटीएस में रहा करेगी। 9:30 से स्टार्ट होती है और समथिंग 10:30 या 10:45 तक खत्म हो जाती है ना, शाम को, रात में। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जिसका जो भी क्वेश्चन हो क्लास के बाद पे पूछना, जब हम पहले देख लेंगे, है ना। तो देखिए, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो अपनी होती है वो एक मेड अप फ्रॉम द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से मिलकर बनी होती है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है ये, है ना। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, ठीक है, इसी को हम द एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं और जीआईटी ट्रैक्ट भी नाम से जाना जाता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से। और इसके अलावा क्या होता है इसमें, जीआईटी के साथ में कुछ स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड होते हैं जो हमारे काय में मदद करते हैं, इन डाइजेशन में मदद करते हैं। क्लियर। तो कौन कौन से होते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अपने ओरल कैविटी से लेके। ठीक है। ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन। ठीक है। उसके बाद आपका सिग्मोइड कोलोन और उसके बाद रेक्टम और एनल कैनल। क्लियर। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। द जीआईटी स्टार्टेड विद द the GIT started with the oral cavity, then there are a pharynx, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine और या कोलोन, ब्रैकेट में कोलोन भी लिख सकते हो, रेक्टम एंड एनाल कैनाल। ठीक है। और ये जिस सीक्वेंस में होता है उसी सीक्वेंस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे आपने सुना होगा लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, गॉल ब्लैडर। ये इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जो हमें कहीं ना कहीं डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसमें, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ द
breakdown of the ingested ingested food stuff so that they are converted into the simpler form, है ना, सिंपलर फॉर्म में हम उनको बनाते हैं, सिंपलर फॉर्म एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो उससे क्या होता है, उसको कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेल टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन है, इससे हमारी सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है खाने से। नेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डाइजेस्टिव जीआईटी ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में और क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ये भी इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। डाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक फिजिकल डाइजेशन होता है और एक केमिकल डाइजेशन, तो लिखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड में भी फिजिकली डाइजेशन और केमिकली डाइजेशन। आपको फिजिकली पता है ना, जितने भी मैसिलेशन वगैरह प्रोसेस, अभी हम इस सारा पढ़ेंगे बाद में, अभी बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक फाउंडेशन बना रहे हैं, फिर इनको आगे हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। नेक्स्ट लिखिए नॉन डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ जीआईटी। अब ऐसे क्या फंक्शन है जो जीआईटी के नॉन डाइजेस्टिव फंक्शन होते हैं, तो पहला लिखना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकंड, एंडोक्राइन फंक्शन, सेकंड एंडोक्राइन फंक्शन, क्लियर। तो ये नॉन डाइजेस्टिव फंक्शन है जीआईटी ट्रैक्ट के। अब हम देखते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो ये ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन के बाद में ये मान लीजिए म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर आती है आपकी, हम्म, ये मस्कुलर लेयर होती है, इसमें मसल्स रहेंगी आपकी, स्मूथ मसल्स होती हैं ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, मस्कुलरिस। और लास्ट में आती है सिरोसा, लास्ट वन इज सिरोसा, दैट इज दी सिरोसा, ठीक है। देखिए, तो इसके अंदर लिखेगा द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर। फर्स्ट वन इज द म्यूकोजा, ठीक है, म्यूकोजा। अब म्यूकोजा के अंदर थ्रू आउट द म्यूकोजा क्या होते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब इस टाइप के, ये, ठीक है, इनको हम विली के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए दो चीज होती है, एड होना चाह रहे हाँ, कुछ हेलो, कुछ बच्चे ऐड होना चाह रहे हैं सर। हाँ तो वो हो सकते हैं, मतलब मैंने इसमें आज तो वो नहीं किया है। विशाल सर का कॉल आया कि कुछ बच्चे ऐड होना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर लें ऐसा कुछ। अच्छा, बट मेरे पास अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऐसा, ठीक है सर, सॉरी सर। है ना। तो थोड़ा सा एक बार कांटेक्ट कर लो, मैं देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि ऐप के थ्रू ही ऐड ऑन होंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। यहाँ पर मैंने आज वो भी नहीं कर रखा कि मतलब
उसके लिए डायरेक्ट एड ऑन हो सकते हैं आज। ना मेरे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है इसमें ना। बोल वेट दिया कर सर। लेते हैं नहीं नहीं, मैंने बोल दिया, विशाल सर को बोल दिया। आपने डायरेक्ट कर रखा, मैंने बोल दिया सर। है ना। ओके ठीक है। आज मैंने मतलब वो नहीं किया था ना कि मतलब एडमिशन की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हो जाएंगे एडमिट। ठीक है देखिए, म्यूकोसा में क्या होते हैं, विली लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे होता क्या है ना, म्यूकोसा में ये रहेंगे तो इसके फंक्शन क्या होगा। एक तो ये कम जगह में, ठीक है, ज्यादा आ पाएगा। दूसरा, सरफेस सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। सेम यही चीज आप कहाँ देखते हो, ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, सल्की एंड गायरस होते हैं ना। ठीक है, सल्की एंड गायरी वो क्या करते हैं, वो भी सेम यही काम करते हैं कि जितनी जगह कम उतना ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब उतना ज्यादा काम करने का वो मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, कम स्पेस में कैसे मेंटेन करना है पूरे पार्ट को, ये हम इस तरह से अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। तो इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं और ब्रेन में सल्की एंड गायरस। ठीक है। हम्म, कि छोटी सी जगह में कितना ज्यादा मच मोर पैक्ड हो सकते हैं ना। सेम अपने एब्डोमेन में भी यही होता है। नेक्स्ट होता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा, थर्ड वन इज मस्कुलरिस, और फोर्थ वन इज सिरोसा। सिरोसा इज आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है, सबसे लास्ट की होती है, वॉल होती है वॉल की उसमें। ठीक है। दूसरा क्या बोला जाता है ना, आपने कई बुक्स में पहले पढ़ा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि सिरोसा पेरिटोनियम से जुड़ी होती है, लेकिन आप कई बुक्स में पढ़ोगे तो ये बोला जाता है कि वो पेरिटोनियम से जस्ट उससे मतलब लगी रहती है लेकिन अलग होती है ना। तो कुछ बुक्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो सिरोसा। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, मस्कुलर लेयर इज ओरिएंटेड एज ए। जो मस्कुलर लेयर होती है अपनी, ये टू टाइप से हमें देखने को मिलती है। ओरिएंटेड एज ए, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो एक तो सर्कुलर सर्कुलर टाइप में देखने को मिलेगी, और एक लॉन्गिट्यूडनल, जैसे जैसे इंटेस्टाइन साथ में चल रही है उसके साथ साथ में चलती रहेगी इस टाइप से। तो टू टाइप से, पहला लिखिएगा, जो इनर लेयर होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर, सर्कुलर। और आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलती है ना, उसके साथ साथ में चलती है, लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट इंटेरिक नर्वस सिस्टम बात करते हैं ना, जीआईटी का हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। हेडिंग डालिए, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। देखिए, जब भी बात आती है इंटेरिक, तो आपको यही बात याद रखनी है कि मतलब ये किससे रिलेटेड है, या तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, या जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड वर्ड की बात हो रही है। ठीक है। तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच होती है, एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। enteric nervous system is the branch of autonomic nervous system. Next, it's also called as a peripheral brain. ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेरिफेरल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर मिनी ब्रेन। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्व का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ नर्व देखने को मिलती है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल ब्रेन, है ना, और या मिनी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम का एक और नाम होता है क्या, नर्व प्लेक्सिस के नाम से भी, है ना, इसको नर्व प्लेक्सिस भी बोलते हैं, जीआईटी का, है ना, नर्व प्लेक्सिस या नर्व कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। देखिए, पेरिफेरल ब्रेन अगर कोई पूछता है, मिनी ब्रेन पूछता है, तो आपका आंसर होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछता है पेरिफेरल हर्ट, पेरिफेरल हर्ट, तो क्या होता है पेरिफेरल हर्ट, बहुत किस मसल। कौन सी, सोलियस मसल या काफ मसल। ठीक है। यही हम इसको और भी नाम से जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं इसको, स्केलेटल मसल पंप, और साथ में सूरल पंप, सूरल पंप।
ठीक है, ये वीनस ब्लड को क्या करता है, वीनस रिटर्न में मदद करता है ना। जो लोअर लिम्ब का ब्लड है वो ऊपर की तरफ, रोल प्ले इन वीनस ब्लड, ये वीनस रिटर्न में मदद करता है ना। नेक्स्ट, अब जो ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ये टू टाइप्स का होता है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है, ये टू नर्व प्लेक्सेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला आप लिखिए मिजनर प्लेक्सिस, मिजनर प्लेक्सिस। ठीक है, ये इसी का दूसरा नाम लिखिए मिजनर प्लेक्सिस का। ये मिजनर वर्ड बहुत ज्यादा आएगा आपको। क्यों आएगा बहुत ज्यादा? क्योंकि आपने एक कार्ल मिजनर का नाम सुना होगा, कार्ल मिजनर, ये 3-4 जगह आएगा अभी, है ना। तो ये उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, मिजनर प्लेक्सिस इन दी सब म्यूकोजल लेयर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मिजनर? इन दी सब म्यूकोजल लेयर, जो अभी अपन ने पढ़ी थी म्यूकोजा के बाद। ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और ये किस चीज से रिलेटेड होते हैं आपके? इट्स रिलेटेड विद द सेंसरी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिएगा मिजनर प्लेक्सिस इन प्रेजेंट इन दी सब म्यूकस लेयर। देखिए, एक वर्ड और याद रखना, एक जगह अपन लिखते हैं म्यूकस, COUS, और एक जगह लिखते हैं MUCUS। तो कौन सा किस जगह लिखते हैं, कोई को पता है कि MUCUS कब लिखना है और MUCOUS कब लिखना है? ठीक है, तो देखना, याद रखना, जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं या ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं MUCOUS, म्यूकस। और जब भी हम इससे निकलने वाले सिक्रेशन की बात करते हैं, तब हम लिखते हैं म्यूकस। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपने कई बार देखा होगा, MM की बुक्स में भी रहता है ना। तो याद रखना जब आप MM के सिम्टम लिखते हो। क्लियर? मिजनर प्लेक्सस लिख रहे थे हम सब, इसके अंदर अब इन दी सब म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होता है, और इट्स रिलेटेड विद दी मेनली फ्रॉम सेंसरी फंक्शन, मेनली फ्रॉम सेंसरी फंक्शन। दूसरा लिखिएगा ऑर्बेक प्लेक्सिस, इसका प्रोनाउंस ऐसे होता है ना, ABR। ठीक है, एक सेकेंड, AVERBACH। ठीक है, इसको बोलते लेकिन क्या है, ऑर्बेक प्लेक्सिस, ऑर्बेक, जबकि AVERBACH स्पेलिंग है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? माइंट्रिक प्लेक्सिस, माइंट्रिक। जैसा कि नाम इसका सो रहा है, माइन, माइन मीन्स, माया मतलब मसल्स। ठीक है, तो इट प्रेजेंट इन मस्कुलर लेयर, इट्स प्रेजेंट इन मस्कुलर लेयर, और इट रिलेटेड विद द, इट रिलेटेड विद द मेनली मोटर फंक्शन, मेनली मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में भी क्या रहेगा आपका, जो कंट्रोल होगा ना सिक्रेशन का, वो। ठीक है ना। तो ये आपका जो नर्व प्लेक्सिस थे उनके टाइप है। अब हम देखते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो इसमें भी टू टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए अंदर लिखिए कॉमनेस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कॉमनेस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और उसमें पहला लिखिए एसिटाइल कोलिन और सब्सटेंस पी, एसिटाइल कोलिन और सब्सटेंस पी। दूसरा लिखिए, देखिए ये क्या करता है, आपने एसिटाइल कोलिन का रोल सुना होगा, ये एक्साइटेटरी का काम करता है, एक्सेप्ट दी
किसी को पता है एक्सेप्ट जहां पर ये इनहिबिटर का काम करता है, कोई ऐसा पार्ट जहां पर ये इनहिबिशन का काम करता है, इनहिबिशन का काम करेगा, वो है हार्ट। ठीक है, हार्ट के अंदर इसका एक्शन जस्ट क्या कराएगा, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कराता है। ठीक है, वहाँ M3 मस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं ना, M3 मस्कुलिन रिसेप्टर है, उस पर एक्ट करता है। ठीक है, जबकि इसके अलावा ये सब जगह M2, स्पेशली मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पर ना, तो यहाँ ये M2 मस्कुलिन रिसेप्टर पे एक्ट करता है और यहाँ पर एक्साइटेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनहिबिटरी। पहले अपन ने दो लिखे हैं, कॉमनेस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें पहला लिखा है एसिटाइल कोलिन, दूसरा सब्सटेंस पी। सेकंड लिखिए कॉमनेस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें पहला आ जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरा वीआईपी वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वीआईपी वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दे आर इनहिबिटरी एक्शन देखने को मिलता है। बट आप एक चीज याद रखना, वीआईपी कुछ केसेस में, ठीक है, स्पेशली इन सलाइवरी ग्लैंड के केस में, ये एक्साइटेशन का काम करता है, मीन इंक्रीज सिक्रेशन कराता है सलाइवरी ग्लैंड के। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शनल है वीआईपी का, है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए भी एक चीज याद रखना, ठीक है, जो क्वांटिटेटिवली यानी कि जो क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करें, क्वांटिटेटिवली नाइट्रिक ऑक्साइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मीडिएटर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ जीआई, रिलैक्सेशन ऑफ जीआई, स्मूथ मसल्स एंड कंट्रोल द पेरिस्टालसिस। देखिए अगर ऐसा ही हो जाए अकेला, देखिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होते हैं, दिस इज द परपल्जन, मतलब परपल्जन ऑफ द फूड पार्टिकल्स को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट होता है। मतलब एक टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एक पार्ट रिलैक्स होगा, फिर अगेन एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा पार्ट रिलैक्स होगा, और इस तरफ से फूड क्या होता है, आगे आगे परपल्जन ऑफ द फूड होता जाता है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए अगर एक्साइटेटरी फैक्टर ही केवल कॉन्ट्रेक्शन, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन ही होके रह जाए, ठीक है, अगर इनहिबिटरी एक्ट ना करे तो पेरिस्टालसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दोनों ही चीज होना जरूरी है। तो एक्साइटेशन के लिए एसीएच होता है अपने पास, एसिटाइल कोलिन, और सब्सटेंस पी होता है, जबकि इनहिबिटरी के लिए अपने पास नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वीआईपी होता है। ठीक है, इसमें से क्वांटिटेटिव अगर वैल्यू की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड की ज्यादा होती है, जबकि वीआईपी भी क्या है, एक अच्छा आपका इनहिबिटरी एक्ट करता है एक्सेप्ट दी सलाइवरी ग्लैंड, वहां पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिक्रेशन इंक्रीज कराता है। क्लियर, नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन द गट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन द गट। तो देखिएगा टू टाइप्स के न्यूरॉन पाए जाते हैं, एक तो एएच टाइप, इसका मैं पूरी फुल फॉर्म बता रहा हूं अभी ना, और दूसरे टाइप का होता है आपका सिनेप्टिक टाइप, सिनेप्टिक टिक टाइप, और एक होता है आपका हाइप आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो आफ्टर एएच की बात कर रहा हूँ मैं, हाइपर पोलराइजेशन, ये रिलेटेड होते हैं लॉन्ग पाथवे से। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग पाथवे मतलब आपका जीआईटी, जीआईटी से क्या होता है, स्टिमुलेशन जाता है कहाँ पर, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से आपका हायर सेंटर को, मतलब ब्रेन में ना, कॉर्टेक्स वगैरह, हायर सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। और यहीं से स्टिमुलेशन क्या होता है, वापस एक्शन होता है ना, यहाँ से अपने एफरेंट और इफरेंट एक्ट होते हैं ना। तो
ये क्या होगा, एक लॉन्ग चेन एक्शन हुआ है, लॉन्ग चेन। ठीक है, तो लॉन्ग चेन से रिलेटेड कौन होते हैं, एएच। ठीक है, जबकि सिनेप्टिक टाइप क्या होता है, ये शॉर्ट टाइप के, मीन्स आपका या तो क्या हुआ जीआईटी के अंदर हो, या दूसरा आपका मान लो, हाँ जीआईटी से सीधा आपके स्पाइनल कोड तक बस। ठीक है, हम इसे शॉर्ट टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ही लिखा रहा हूं मैं। पहला लिखिएगा, देयर आर ए टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन इंटेरिक नर्वस सिस्टम। हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन द गट्स देख रहे हैं अपन, तो उसमें तो टू प्राइमरी टाइप्स देखा है। पहला है अपना आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन टाइप, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन टाइप। इसके अंदर लिखिएगा विच हैव दी मल्टीपल लॉन्ग प्रोसेस, विच हैव दी मल्टीपल लॉन्ग प्रोसेस, जो ये दिख रहा है ना, एक लॉन्ग प्रोसेस हो रही है, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन न्यूरॉन्स का यूज करेंगे। दूसरा सिनेप्टिक टाइप, सिनेप्टिक मतलब शॉर्ट टाइप। इसके अंदर लिखना विच हैज ए सिंगल लॉन्ग एक्सॉन, सिंगल लॉन्ग एक्सॉन। इसमें सिंगल, आपने देखा न्यूरॉन्स का डायग्राम पढ़ा होगा, तो इसमें सिंगल लॉन्ग एक्सॉन होती है, साथ में इसमें बहुत सारे डेंड्रोइड्स, शॉर्ट शॉर्ट डेंड्रोइड्स देखने को मिलते हैं। तो यही लिखा रहा हूं मैं, विच हैज ए सिंगल लॉन्ग एक्सॉन एंड मल्टीपल शॉर्ट डेंड्रोइड्स, मल्टीपल शॉर्ट डेंड्रोइड्स। ठीक है, इसका एक्शन हमने देख ही लिया। अब जो एज टाइप के हमें देखने को मिलेंगे, एज टाइप मेनली प्रेजेंट इन मियंट्रिक, मतलब मस्कुलर में, मियंट्रिक प्लेक्सिस में हमें देखने को मिलते हैं, मियंट्रिक प्लेक्सिस में एज टाइप। और जबकि जो सिनेप्टिक टाइप है ये हमें सब म्यूकोजल लेयर में देखने को मिलते हैं। सब म्यूकोजल लेयर मतलब कौन सा टाइप का हो गया आपका, मिजनर प्लेक्सिस में, हाँ मिजनर प्लेक्सिस। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंसिक इनर्वेशन, ये हमने देखा था इंट्रेंसिक इनर्वेशन, अब हम देखेंगे इसका एक्सटेंसिक इनर्वेशन। तो आपकी ओरल केविटी हो गया आपका, उसके बाद इसोफेगस हो गया आपका, स्टमक हो गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और आपका प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन बोला जाता है असेंडिंग कोलोन प्लस ट्रांसवर्स कोलोन को मिलाकर हम प्रोक्सिमल कोलोन बोलते हैं ना, सम पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कोलोन। तो लिखिएगा इसी के अंदर, और डिस्टल कोलोन क्या होता है ना, आपका डिस्टल कोलोन में क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और रेक्टम, और एनल कैनाल। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एक्सटेंसिंग इनर्वेशन के बारे में। उसमें भी पहला हेडिंग डालिए पैरासिम्पेथेटिक, इसमें भी टू टाइप्स का होगा ना, सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक। तो पैरासिम्पेथेटिकली, ठीक है, इसके अंदर लिखिए, देखिए, लिखिए फिर बताता हूँ। पैरासिम्पेथेटिक नर्व, ठीक है, वेगस नर्व, है ना, पैरासिम्पेथेटिक नर्व के अंदर लिखिए वेगस नर्व फ्रॉम दी, फ्रॉम दी, हेलो, 15, 16, हेलो, 25, 33, हेलो, 54, 73 और 74। मैं आगे बोल रहा हूँ। लकी नंबर 9, 9। देखिए, हाँ, प्रोक्सिमल कोलोन और ये डिस्टल कोलोन, इसके अंदर लिखा रहता है हम पैरासिम्पेथेटिक नर्व के अंदर वेगस नर्व फ्रॉम द इसोफेगस से लेके अप टू द प्रोक्सिमल कोलोन, अप टू द प्रोक्सिमल कोलोन। और नेक्स्ट लिखिए एंड पेल्विक नर्व, पेल्विक नर्व S2, S3, S4, जो अपने कहाँ का होगा, डिस्टल कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। ठीक है, इसकी सप्लाई करते हैं, और ये क्या करते हैं, देयर स्टिमुलेशन, देयर पैरासिम्पेथेटिक के अंदर देयर स्टिमुलेशन सर ये वुड रिपीट बी कर इंक्रीज। दीजिए एक बार। आप पैरासिम्पेथेटिक में हाँ, वेगस में पढ़ा रहे थे ना, उसके बाद तो वाला एक बार समझ में। देखिए वेगस नर्व के अंदर का
मैंने ये बोला है, देखिए वेगस नर्व जो सप्लाई करेगी वो किस किस को करेगी, इसोफेगस से लेकर अप टू दी प्रोक्सिमल कॉलोन। ठीक है। दूसरा होता है आपका डिस्टल कॉलोन, है ना। डिस्टल कॉलोन से लेकर, ये पैरासिम्पेथेटिक के अंदर ही है दोनों, है ना। पैरासिम्पेथेटिक के अंदर ही देख रहे हैं, एक अपन वेगस, इनर्वेशन के अंदर ही है। हाँ पैरासिम्पेथेटिक के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम वेगस नर्व, और दूसरा हम S2 S3 S4 पेल्विक नर्व के लेके, है ना। तो इसका ये पार्ट, ये किस किस को सप्लाई करता है, डिस्टल कॉलोन को, रेक्टम को, सिग्मोइड कॉलोन को और एनल कैनाल को। क्लियर। ये इससे रिलेटेड होगा पैरासिम्पेथेटिक, और ये दोनों ही मिलकर क्या करेगी, इट इंक्रीज दी मोटिलिटी एंड सिक्रेशन। ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या करता है जीआईटी के केस में, सिक्रेशंस को इंक्रीज कराता है। ठीक है। जबकि जस्ट अपोजिट आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो यहाँ पे क्या कराएगा, सिक्रेशन को डिक्रीज कराता है ना। तो पैरासिम्पेथेटिक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या करवा रही हैं, इन सिक्रेशंस को और मोटिलिटी ऑफ जीआईटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब दूसरा लिखिए सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व के अंदर लिखिए arises from the thoracic vertebra T6 और L2 टू L2 से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होगा इसमें जीआईटी के रिगार्डिंग। ठीक है। देयर स्टिमुलेशन वुड बी डिक्रीज द मोटिलिटी एंड डिक्रीज द सिक्रेशन, और ये मिलके क्या कराएंगे, सिंपैथेटिक डिक्रीज द सिक्रेशन एंड डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। ठीक है, मींस और क्या करेंगे इसके अलावा, ऑल्सो कोज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स। क्लियर। अब नया टॉपिक देख रहे हैं, ये हो गया इंटेरिक नर्वस सिस्टम था, ये कंप्लीट हो चुका है, आपने जीआईटी का पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है इन दी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ही। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन जीआई स्मूथ मसल। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआई स्मूथ मसल। तो आप लोगों को स्मूथ मसल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पता होंगे। जो ये होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है। जबकि आपकी स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें इसका एक आरएमपी होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अपन को जहाँ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए होता है, जिससे कि मसल्स जितनी अपन को डिमांड है उस अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रेक्शन कर लेती है। क्लियर। जबकि स्मूथ मसल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होता है आरएमपी नहीं होगा, यहाँ पे ऑस्किलेटरी देखने को मिलता है, मीन्स जस्ट लाइक इसका बढ़ता घटता रहता है ना, -35 से लेके टू -45 के बीच में देखने को मिलेगा अपन को। और क्या होगा इसके साथ में, ये किस पे, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितनी पावर इसको अकॉर्डिंग हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्शन कराने की, इसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्शन इतनी जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी होता है ना, रिदमिकली एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, चाहे वो क्या हो, धीरे ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो रिदमिकली होना चाहिए स्मूथ मसल्स के केस में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये देखना। अब एक जो अपने इंटेस्टाइन में या जीआईटी ट्रैक में स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है। एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ।
ये आपका एक्शन पोटेंशियल, मतलब इसके रिगार्डिंग टू -45। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है, और सडनली एक स्पाइक लेगा, ठीक है। ये इससे क्या दिखा रहा है, ये इसके कॉन्ट्रेक्शन को शो करेगा, एंड अगेन एक रिदम में फिर से नीचे आएगा, तो फिर से वापस सेम यही कॉन्ट्रेक्शन आपका ऐसे ही चलता रहता है ना। तो यही क्या कर रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन इसी टाइप से होता है कि, ठीक है। अब ये करवाता कौन है, ये करवाती है पेसमेकर सेल ऑफ द गट। पेसमेकर सेल ऑफ द गट किसे बोला जाता है, किसी को पता है पेसमेकर सेल ऑफ द गट, बिना गूगल किए? ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, पेसमेकर सेल ऑफ द गट। तो नाम लिखिएगा इसका, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजल। ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केहल, देखिए लिखा केजल है कि CAJL, ठीक है, लेकिन ये केजल नहीं होता, ये केहल होता है, KAHAL। ये एक स्पेनिश वर्ड है, तो हम इसको केहल पढ़ते हैं ना, ये केजल नहीं है, इट्स ए केहल, लेकिन लिखना अपन को केजल ही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जे को H के उसमें प्रोनाउंस किया जाता है ना। तो केहल स्पेनिश वर्ड है ना। तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केहल, ये क्या स्पेस मेकर ऑफ द गट्स हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट करेंगे, और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाएंगे, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। जब ये एक रिदम में होता है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, है ना, बेसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, BER, ठीक है, बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अब इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन GI स्मूथ मसल except in the esophagus, except in the esophagus and proximal stomach, the smooth muscles of GIT shows the spontaneously wave of electrical activity, सर ये spontaneous रिपीट कर wave of, दीजिए, थोड़ा हाँ मिस हो मैं गया। रिपीट, GIT एक्सेप्ट किसका बताते हैं एसोफेगस के अलावा? except in esophagus and proximal part of stomach, proximal part of stomach, the smooth muscles of GIT show, the smooth muscles of GIT shows spontaneously wave of electrical activity, spontaneously wave of electrical activity, the slow waves, है ना, एकदम से स्लो वेव बन रही है ना, जैसा अभी अपन ने देखा, ये एक आई, फिर ये स्पाइक आया, मींस कॉन्ट्रेक्शन हुआ, अगेन स्लो, फिर ये वापस, है ना। नेक्स्ट, पेसमेकर सेल ऑफ द गर्ड, pacemaker cell of the gut is interstitial cell of Kehl, is determine the, it determine the pace of electrical activity, the pace of electrical activity। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है जो मैं से लिखा रहा हूँ वही लिखना है, अगर आपको जो लैंग्वेज सुटेबल हो रही है आप वैसे लिख सकते हैं ना, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये होती कैसे है देखें, थोड़ा सा इसको और समझ लो। ये आपकी मसल्स हैं, ये आपकी मसल्स हैं, इस पर ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केहल, और ये इनर्वेशन, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन आया है, ठीक है। यहाँ से इस पर स्टिमुलेशन आए, क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी रिदम मेंटेन करनी है, तो ये इन पे क्या करेगा, जो स्मूथ मसल है इनकी कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, जो कॉन्ट्रेक्शन होंगे वो स्लो वेव में होते हैं, फिर ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से ये देखने को मिलती हैं।
और इनसे क्या होता है, एक बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम जनरेट होती है, उसे हम बीईआर बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकर विद द सर्टेन फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकर with the certain frequency called as a basal electrical rhythm, called as a basal electrical rhythm, BER। ठीक है, BER इज डिफरेंट फ्रॉम ईच रीजन ऑफ GIT, है ना। BER जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है अलग अलग पार्ट में, जैसे कि स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें लिखे 3 to 4 प्रति मिनट, 12 प्रति मिनट, 9 प्रति मिनट और 7 पर मिनट, है ना। स्टमक में 3 to 4 पर मिनट देखने को मिलेगा। BER की बात चल रही है ना, बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, पूछा जा सकता है ये, है ना। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा मिलता है, ठीक है, तो लिखिए लॉ ऑफ गट, लॉ ऑफ गट। ठीक है, लॉ ऑफ गट होता है कि जब भी आपका पेरिस्टालसिस होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा होता है ओरल कैविटी से शुरू होता है, मतलब ओरल कैविटी के डायरेक्शन से थ्रू एनल कैनाल की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगर वो उल्टा हो रहा है मीन्स इसे हम बोलते हैं एंटी पेरिस्टालसिक मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अगर सीधा हो रहा है मतलब ओरल कैविटी से एनल कैनाल की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, या इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गट। इसके अंदर लिखिएगा लॉ ऑफ गट, under the normal circumstances, under the normal circumstances, peristalsis is always occur in, peristalsis is always occur in oral cavity to anal canal direction, oral cavity to anal canal direction। क्लियर। अब मैं एक MCQ पूछूंगा आपसे, शायद आप लोगों ने इस MCQ को लगाया भी हो। एंटी पेरिस्टाल लिखिए, MCQ लिखना, एंटी पेरिस्टाल्टिक नेचुरली अकर इन which part of the digestive tract, antiperistaltic। ठीक, antiperistaltic naturally occur in which part of the digestive tract, है ना, which part of the digestive tract। पहला ऑप्शन स्टमक, दूसरा इलियम, दूसरा इलियम, तीसरा कोलोन और फोर्थ इज नोवेयर। क्या आंसर होगा इसका? क्या एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है नेचुरली GIT ट्रैक्ट में कहीं पे होता है? तो इसका आंसर है हाँ, होता है। तो आपका 4 नंबर का तो गलत हो गया। ठीक है, इलियम आंसर अब है। देख, हाँ अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आता है कोलोन। ठीक है, कोलोन में होता है, स्पेशली इन असेंडिंग कोलोन। इसका मैं समझा दे रहा हूँ आपका। देखिए, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब अगर किसी को वोमिटिंग होती है तो उसमें क्या हुआ है, एक एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और वोमिटिंग क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है ना। अब मान लीजिए, ये अभी 2 मिनट के लिए MCQ बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा कोलोन। अभी बता रहा हूँ कैसे। ये है आपकी, ये इलियम पार्ट आ गया, ये आपका सीकम, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गई,
ये असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया आपका, और ये डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। और ये आपका सिग्मोइड कोलोन, और यहाँ से रेक्टम, और यहाँ से एनल केनाल। क्लियर? ये होता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, ये आपका डिसेंडिंग कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ से लीवर निकलता है। अगर कोई आपके सामने खड़ा है पर्सन, है ना, आपको फेस करके खड़ा है, तो उसका जो इस साइड होगा वो आपका लीवर होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। और इस साइड होगा आपका स्प्लीन होता है, तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। क्लियर? तो क्या होता है, देखिए अभी हम बी आर की बात कर रहे थे, तो बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम जो सिग्मोइड कोलोन की होती है वो 6 to 9 होती है, 6 to 9 पर मिनट। और आपका जो असेंडिंग कोलोन होती है, इसकी जो बी आर होती है वो होती है 2 to 6, 2 to 6 पर मिनट, या ठीक है। अब होगा क्या, आपका जो ये वाला पार्ट है असेंडिंग कोलोन और सम पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ये हम किससे रिलेटेड मानते हैं? एनीवन? एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ये वाला पार्ट आपका किससे रिलेटेड होता है? स्टोरेज की तरह यूज करते हैं ना, स्टोरेज पार्ट ऑफ कोलोन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हमें कराना है, मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर की वजह से 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। मतलब पहले क्या होगा, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये पहले यहाँ से क्या आएगा, इलियम से फूड आएगा। फूड कहाँ जाएगा? आपके असेंडिंग कोलोन में ऊपर की तरफ। अब हम इस पार्ट को किससे रिलेटेड करते हैं? एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड करते हैं। तो मतलब क्या होगा, एक बार में एब्जॉर्प्शन पूरा होता नहीं है, तो ये फूड क्या होगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे आता है, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। मतलब जो फूड का मूवमेंट होता है वो यहाँ पे कैसा हो रहा है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ही जगह है असेंडिंग कोलोन, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, फॉर दी एब्जॉर्प्शन। ये एक अच्छा पर्पज है ना, यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी रह गया है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बचा हुआ है ना। जब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, जब मैं तब भी बताऊंगा पॉइंट, अभी आप याद रखना, है ना। तो यहाँ पे इसका केवल और केवल जीआईटी ट्रैक में कोलोन, कोलोन में भी क्या, असेंडिंग कोलोन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलोन। अब इसको लेके रिगार्डिंग लिखिए आप, एंटी पेरिस्टाल्टिक नेचुरली अकर इन असेंडिंग कोलोन, occur in naturally in ascending colon. It occur as the BR is sigmoid colon is 6 to 9 per minute. BR of sigmoid colon is 6 to 9 per minute, is higher than that of the ascending colon, which is are 2 to 6 per minute. ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, पर्पज ऑफ एंटी पेरिस्टाल्सिस। अब पर्पज क्या है इस एंटी पेरिस्टाल्सिस का, तो ये लिखेगा, ascending in half of transverse colon, ascending colon and half of transverse colon is absorptive colon, and other half of the transverse colon, हाँ, and descending colon, other half of the transverse colon and descending colon is a storage colon, hence for maximum absorption, hence is the maximum absorption before fecal matter form, that is the antiperistalsis। इसीलिए क्या होता है, एंटीपेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रखा गया है कि फिकल मैटर फॉर्म होने से पहले जितना भी एब्जॉर्प्शन हमें करवाना है, हम इस फूड स्टफ का या फूड पार्टिकल्स का इसमें से जितना ज्यादा ले सके, है ना। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए नर्व रिफ्लेक्स। नर्व रिफ्लेक्स, 10 मिनट का और टॉपिक बचा है, ये और कंप्लीट कर लेते हैं। तो नर्व रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो ये भी 2 टाइप्स के नर्व रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं, इंट्रिंसिक नर्व रिफ्लेक्स और एक्सट्रिंसिक नर्व रिफ्लेक्स। इंट्रिंसिक
नर रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं, वो नर रिफ्लेक्स जो किस पार्ट से रिलेटेड होते हैं आपके, लोकल पार्ट से, लोकली जो जीआईटी के जीआईटी में ही यूज में आ जाए। और दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है, ये होता है जो जैसे कि अपने जीआईटी से स्पाइनल कोड की तरफ जा रहा है, ये स्पाइनल कोड से हायर सेंटर की तरफ जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिक नर्व रिफ्लेक्स। पहली हेडिंग डालिए आप, इंट्रेंसिक नर्व रिफ्लेक्स के अंदर, इंट्रेंसिक नर्व रिफ्लेक्स या लोकल नर्व रिफ्लेक्स। तो ऐसे नर्व रिफ्लेक्स जो कहाँ तक कन्फाइंड रहते हैं, ओनली कन्फाइंड टू द इंट्रिक ईएनएस, यानी कि इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इट्स ओनली कन्फाइंड टू इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसका एग्जांपल याद रखना, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं आपके, वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा लिखिए एक्सटेंसिक नर्व रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसमें इसमें हम टू टाइप्स के देखेंगे, एक होता है शॉर्ट रिफ्लेक्स और एक लॉन्ग रिफ्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट रिफ्लेक्स क्या होगा, शॉर्ट रिफ्लेक्स मीन्स जो जीआईटी से रिलेटेड प्लस आपका स्पाइनल कोड से रिलेटेड, या स्पाइनल कोड मतलब या प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन से रिलेटेड, ठीक है। ये आएगा आपका शॉर्ट रिफ्लेक्स में। दूसरा होता है लॉन्ग रिफ्लेक्स। लॉन्ग रिफ्लेक्स में आपका क्या आएगा, ऐसे रिफ्लेक्स जो जीआईटी से प्लस स्पाइनल कोड से प्लस आपके हायर सेंटर यानी कि कोर्टेक्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो शॉर्ट रिफ्लेक्स में अपना जीआईटी प्लस स्पाइनल कोड, इसके अंदर लिखिएगा आप इम्पल्स फ्रॉम ईएनएस टू, इम्पल्स ये शॉर्ट शॉर्ट रिफ्लेक्स का हेडिंग बता डाल, रहे क्या, शॉर्ट हेलो, रिफ्लेक्स। हाँ शॉर्ट रिफ्लेक्स के अंदर लिखना है। पहला तो हो ही गया, इंट्रेंसिंग में हमने पहला तो पढ़ ही लिया था, है ना। इंट्रेंसिंग या लोकल रिफ्लेक्स जिसके बोलते हैं, जो कहाँ तक कन्फाइंड था, ओनली ईएनएस तक कन्फाइंड था, मतलब ओनली जीआईटी ट्रैक तक कन्फाइंड था। क्लियर। उसका एग्जांपल भी हमने लिखा है, कौन सा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर। अब हम किस में आए, एक्सटेंसिक रिफ्लेक्स में आए। एक्सटेंसिक रिफ्लेक्स के अंदर हमने पहली हेडिंग डाली है शॉर्ट रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके अंदर लिख रहे हैं, है ना, तो लिखिए इसके अंदर impulse from ENS to prevertebral ganglia, prevertebral सर ganglia, कहाँ से इम्पल्स फ्रॉम? हेलो, सर ये रिपीट कर दीजिए आप, इम्पल्स फ्रॉम हाँ, का ओरिजिन कहाँ से? impulse from prevertebral ganglion, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका, ऐसे समझिए, ईएनएस से गए और कहाँ तक गए, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन कहाँ पे है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। और वहीं से रिफ्लेक्स क्या आएंगे, वापस आ जाएंगे ईएनएस की तरफ। रिफ्लेक्स में क्या होता है, टू टू कंडीशन होती है, एक एफरेंट और एक इफरेंट कंडीशन बनती है ना, एक पथवे बनता है पूरा। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, जीआईटी से यानी कि ईएनएस से स्पाइनल कोड तक, और वापस स्पाइनल कोड से ईएनएस तक, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट रिफ्लेक्स, ठीक है। मतलब जीआईटी के बाहर गया तो किसका पार्ट हो गया है, एक्सटेंसिंग का, एक्सटेंसिंग। क्लियर। अब क्लियर है या अभी एक बार और बताऊं, हेलो। ईएनएस की फुल फॉर्म एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, एएनएस पढ़ा है ना अभी अपन ने, इंटेरिक अच्छा नर्वस सिस्टम पढ़ अच्छा। के तो है। हाँ, एक्सटेंसिक की तो ये होता है ना, EXTRINC, दो टाइप्स के पथ नर्व रिफ्लेक्स बताए ना, एक तो अपने इंट्रेंसिक और एक एक्सटेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब जो कहाँ से रिलेटेड है, ओनली आपके ईएनएस से रिलेटेड है, मतलब इंटेरिक नर्वस सिस्टम, मतलब ओनली उन जीआईटी के जो रिफ्लेक्स होंगे उनमें से अपन ने एग्जांपल क्या बताया था, इसका भी बताया तो है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं ना। दूसरे एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक में अपने पहला लिया है शॉर्ट रिफ्लेक्स। शॉर्ट रिफ्लेक्स मतलब जो कहाँ, ईएनएस मतलब जीआईटी से लेके स्पाइनल कोड तक जा रहे हैं, स्पाइनल कोड में भी कहाँ, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। अगर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन नहीं लिखना तो आप सीधे स्पाइनल कोड लिख लो। और लॉन्ग रिफ्लेक्स मतलब जो ईएनएस मतलब जीआईटी से जा रहे हैं स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से कहाँ जा रहे हैं, कॉर्टेक्स या हायर सेंटर तक, और वहां से वापस कहाँ आ रहे हैं, जीआईटी की तरफ। तो ये रिफ्लेक्स फॉर्म हुआ, ठीक है। ये कौन सा टाइप का रिफ्लेक्स होगा, आपका लॉन्ग रिफ्लेक्स। अब इसके अंदर आप लिखिएगा, है ना,
शॉर्ट रिफ्लेक्स में लिखिए इम्पल्स फ्रॉम ईएनएस टू प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन एंड देन बैक टू द गट एंड बैक टू द गट। एग्जाम्पल लिखिए इसका, इंटेस्टाइनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। इसके अंदर इंटेस्टाइनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है, इंटेस्टाइन से जाएगा और वापस इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएगा, मीन्स इंटेस्टाइनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉन्ग रिफ्लेक्स। इसके अंदर लिखिएगा impulse from gut to the spinal cord, impulse from the gut to the spinal cord or brain and back to the gut via autonomic nervous system। एग्जाम्पल लिखिए डिफेकेशन रिफ्लेक्स। जो डिफेकेशन रिफ्लेक्स होता है वो आपका, ठीक है, एक सही जगह देखकर, है ना, उसमें पूरा सबका रोल होता है। तो डिफेकेशन रिफ्लेक्स। सेकंड लिखिए आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन ड्यू टू स्टमक डिस्टेंशन। इसके एग्जाम्पल हैं दोनों लॉन्ग रिफ्लेक्स के। अच्छा, ये बताओ मेरे को अब आप लोग कि स्टूल से रिगार्डिंग सल्फर मेडिसिन में क्या लिखा है? सल्फर का स्टूल किसी को पता है मॉर्निंग में क्या होता है? सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। एनीवन नो? आपने सुना होगा ना, सल्फर ऐसा ड्रग है जैसे ही वो खड़ा होता है सुबह जग के उठता है और सीधा कहाँ भागता है? मॉर्निंग स्टूल के लिए डायरिया भागता है। हाँ, मॉर्निंग डायरिया। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर। क्या कंडीशन है वो? एक होता है ऑर्थो कोलिक रिफ्लेक्स। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में अपन ऑर्थो को किसी और नाम से जानते हैं, बोन से रिलेटेड करते हैं, बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले ऑर्थो को का मतलब होता था स्ट्रेट। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम इन 1849 में ये पता चला था। एक सर्जन थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, एक बच्चे में एक उसका जो कर्वेचर था बोन को, उसको सही किया था। तो उसने उस सर्जरी को नाम दिया था ऑर्थोपेडिक। पीडिया मीन्स बच्चा और ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, उस कर्वेचर को उन्होंने सीधा किया था, तो यहीं से नाम आया है स्ट्रेट। और पेडिक मतलब बच्चा, तो ऑर्थोपेडिक आज के टाइम पे तो अपन ये बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग अलग होता है ना। तो वहीं से स्ट्रेट, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट। तो जब भी आप लाइंग डाउन पोजीशन से, मतलब जब भी सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में क्या होता है, अपन एक लाइंग डाउन पोजीशन से एक स्ट्रेट पोजीशन में आते हैं, वैसे ही पेशेंट को क्या आने लगे, डिफेकेशन आने लगे। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोकोलिक डिफेकेशन रिफ्लेक्स। ऑर्थोकोलिक डिफेकेशन रिफ्लेक्स। एक और रिफ्लेक्स होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अच्छा, कौन सी मेडिसिन में ऐसा लिखा है? कोई मेडिसिन याद आ रही है जिसमें लिखा हो कि जैसे बच्चा खाता है वैसे स्टूल के लिए जाता है? पेट्रोलियम में भी होता है वैसे। ठीक है, देखना है इसको। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोकोलिक डिफेकेशन रिफ्लेक्स, मतलब जैसे ही बच्चा या कोई भी कुछ खाता है वो सीधे काय के लिए भागता है, स्टूल के लिए। तो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये पूछा जा चुका है, ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स है ना, एमसीक्यू है, ये पूछा जा चुका है इसलिए बता दिया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं।